अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि मुकम्मल नावल है, इसकी कोई और एपिसोड नहीं होगी। कहानी कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन डाइजेस्ट में शाया हुई है तो यकीनन म्यारी कहानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है फसीले मोहब्बत। मुसन्निफ़ा है कुरातुल ऐन सिकंदर। मुकम्मल नावल। हैदर इस वक्त सख्त गुस्से में था। दाएं से बाएं चक्कर काटते हुए इश्तियाल से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच रहा था। उसका गुस्सा दीदनी था और फेरोज़ा इस वक्त परेशान हाल उसके सामने बेहद आजर्दगी से खड़ी थी। कसूरवार ना होते हुए भी इस वक्त मुजरिम की तरह जैसे कटहरे में खड़ी हुई थी। हैदर ने एक उचटती सी निगाह डाली थी उस पर। दखलदर माकुलात की माफ़ी, मगर ये तो कोई बात नहीं हुई कि बाला ही बाला सारे फैसले तय कर लिए जाएं। सिर्फ नाम की हद तक बेटा बेटा कहकर मुखातिब किया जाता है, मगर दर हकीकत बेटा समझते नहीं हैं तुम्हारे वालिदैन। हैदर का लहजा बेहद तुर्शी लिए हुए था। आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, निकाह के लिए इंतिया जाहिर किया है, और फिर कौन सा निकाह हो गया है। फेरोज़ा ने दबते हुए लहजे में कदरे वजाहती अंदाज इख्तियार किया था। वाह, ये भी खूब रही। तुम इतनी अनजान तो हरगिज़ नहीं हो। उस शख्स से तुम्हारी बहन की निस्बत तय की जा रही है जिससे मुझे दुनिया में शदीद तरीन नफरत है। क्या तुम इस बात से नावाकिफ हो? क्या अनजान हो तुम? अब के हैदर का लहजा और आवाज़ दोनों ही कदरे बुलंद हो गए थे। फेरोज़ा ने घबराकर अतराफ में देखा था, कहीं कोई उनके कमरे के दरवाजे पर कान लगाए खड़ा सुन ना रहा हो। अगरचे इस बात की कभी उम्मीद उसे थी भी, मगर फिर भी वो अपनी सांस बहाल कर रही थी। खुद को इस आफत से कैसे निजात दिलाए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जानती हूँ, मगर ये कैसी नफरत है जिसमें उस शख्स का सरासर कसूर ही नहीं है। क्या जाहिद भाई का इसमें कोई कसूर था? और होता तो आज तहमीना उसके नाम के साथ मंसूब होती। वो भी न जाने किस रो में आज बोलती चली गई कि अचानक हैदर ने अपना हाथ ऊंचा किया। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम जानती हो मुझे चर्ब जुबानी पसंद नहीं है। और तुम ये तरफदारी किसकी कर रही हो? वो इस वक्त न जाने क्यों इतने ताव में था कि उसे सामने की बात भी समझ नहीं आ रही थी, और फेरोज़ा उसे जख्मी निगाहों से देख कर रह गई थी। हैदर ने एक सुलगती हुई निगाह उसके चेहरे पर डाली। वो लब भींचे उसके मजीद तानो तशनी की मुंतज़िर जैसे खड़ी अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उसके सवालात और तंजिया बातों की अब उसको आदत हो चली थी। वो एक साबिर लड़की थी, मगर कब तक? ये सब्र आखिर कब तक उसके नसीब में लिखा था, उसे खुद भी इल्म ना था। चलो, मुशावरत के लिए मुझे ना बुलाते, तुम्हें ही इस काबिल समझ लेते कि मशवरा कर लेते। शायद तुम ही उन्हें कोई सीधी राह सुझाती। खैर, मुझे अजब तकलीफ हुई कि तुम्हारे वालिदैन ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर एक तरफ कर दिया। हैरत है, वो अपने शोहर के दिल की भड़ास सुनने के लिए मजबूर थी, सो उसकी सारी खुराफात को चुपचाप ना सिर्फ सुन रही थी बल्कि जब्त भी कर रही थी। वालिदैन अपनी औलाद की बेहतरी के लिए जो मुनासिब समझते हैं करते हैं। मेरे वालिदैन ने भी ज़ेबा के लिए जो मुनासिब समझा वो किया। आपको क्या शिकायत है? और है भी तो भी मैं इस सब में हरगिज़ कसूरवार नहीं हूँ। इस वक्त फेरोज़ा इस मामले से जिच हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब इस नई अफ्तादे नागहानी से कैसे निपटे। तुम फेरोज़ा, तुम हो कसूरवार। क्या तुम मेरे मिजाज, मेरी पसंद नापसंद से वाकिफ़ नहीं हो? साल भर तो हो चुका। और हाँ, हैदर चलते चलते लम्हा भर के लिए ठिठक कर रुक सा गया था। तुम अभी अपने वालिदैन को फ़ोन करो और उनसे कहो कि ज़ेबा के लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता तलाश कर लूँगा, मगर वो इस रिश्ते से बरीउज़िमा हो जाएं, पीछे हट जाएं। हैदर ने दो टोक अंदाज में कहा तो फेरोज़ा उसे यकटुक देखती चली गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हसद और नफ़रत में कोई शख्स इस हद तक भी गिर सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ना ही मेरी ये बात उनको तक़वियत देगी, बल्कि उनके लिए तकलीफ़ का बायस होगी। फेरोज़ा ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके फिलफौर इनकार ही मुनासिब समझा था, मगर हैदर को मज़ीद ताव आ गया। तभी उसने एक वसीली निगाह फेरोज़ा पर डाली और दरवाजे को ठोकर मारता हुआ सीधा कमरे से बाहर निकल गया। उसका अंदाज ही ऐसा था कि अब घर भर में इस वाक़या की तशहीर यकीनी थी। फेरोज़ा परेशान हाल बैठी थी और उस पर उसे यह भी यकीन था कि दरवाजे से लगी उसकी जेठानी ये मौका भी हाथ से जाने नहीं देगी। उसने पहले भी रिहाना भाभी को खिड़की से लगे टोह लेते देखा था, और आज तो हैदर का ऊंचा लहजा ही साथ वाले कमरे तक बआसानी जा चुका होगा। वो बेहद दुखी बैठी सोच रही थी जब उसने रिहाना भाभी को मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल होते देखा। उनके चेहरे पर वही खबीस सी मुस्कुराहट थी जो अक्सर उसके और हैदर के झगड़े के बाद उसे देखकर आया करती थी। क्या बात है फेरोज़ा, आज फिर कोई बदमज़गी हो गई? अब तो ये रोज़ रोज़ का झगड़ा बन चुका है। क्या बात है? किस बात पर हैदर भाई इस कदर पैचोताब खा रहे थे? मामला क्या है? बज़ाहिर हमदर्दाना मगर अंदर से शातिराना अंदाज में उसके ऐन मुकाबिल बैठकर रिहाना भाभी पूछ रही थी।
بھابھی جو بھی معاملہ ہے ہم مل کر سلجھا لیں گے۔ اس نے بات کو وہیں اسی وقت ختم کرنے کا مصمم ارادہ باندھا۔ مگر وہ ریحانہ ہی کیا جو ٹل جاتی۔ کیا بات ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ویسے اس کا فائدہ تو ہے نہیں، کیونکہ حیدر بھائی کو تو کبھی دل کی دل میں رکھنی نہیں آتی۔ کل کلا جو بھی نئی صورتحال بنتی ہے سامنے نکل کر آ ہی جانی ہے۔ خیر تم جانو تمہارے میاں جانے، میں تو صرف ہمدردی میں آ گئی تھی، مگر لگتا ہے تمہیں میرا اسی طرح خیر خواہی کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ آرام سے ٹکا سا جواب دے دیا کہ ہم دونوں مل کر اپنے معاملات سلجھا لیں گے۔ واہ، ریحانہ بھابھی کو تو عادت تھی بات کا بتنگڑ بنانے کی، اب اس نئے موقع اور نئی صورتحال میں کس طرح پیچھے رہتی۔ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی غلط فہمی کوئی رنجش ہے بھی تو میں چاہتی ہوں کہ ہم مل کر ہی اسے سلجھا لیں۔ آپ کی فکر کا شکریہ، اس نے ٹکا سا جواب دیا اور واش روم کی طرف پڑ گئی۔ ریحانہ نے ناک بھون چڑھائی اور برے برے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، ہم کون سا کوئی فتنہ فساد ڈالنے والوں میں سے ہیں، ہم تو بھائی صاف اور سیدھی بات کہتے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیبا، حیدر، تہمینہ اور فیروزہ آپس میں کزنز تھے۔ بچپن ساتھ ساتھ گزرا، بچپن سے لڑکپن اور ابھرتی جوانی، سب ایک دوسرے کے مزاج اور عادات سے کسی حد تک واقف بھی تھے، مگر اپنے اپنے مقام پر سب کزنز ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ جوانی کی منزلوں میں قدم رکھا تو تہمینہ لگتا تھا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ فیروزہ سلجھی ہوئی متحمل مزاج لڑکی تھی۔ جب بچپن ساتھ گزرا ہو تو یہ ساتھ بڑے ہونے تک پیار محبت کے مراحل بھی طے کر لیتا ہے۔ کبھی یک طرفہ محبت پروان چڑھتی ہے تو کبھی دونوں طرف برابر کی آگ بھڑکتی ہے۔ اس روز جب سب کزنز نے پکنک کا پروگرام بنایا تو تفریح کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے کچھ مخصوص جذبے بھی عیاں ہوئے۔ آج بھی وہ مست سی تھی، سمندر کے حسین نظارے اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ زیبا نے بھی اس کی طرح پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کیے اور دونوں پانی کی سمت بڑھنے لگیں۔ سنو تم خاصی جذباتی ہو جاتی ہو، دھیان سے آگے بڑھنا۔ زیبا نے اپنی دانست میں فیروزہ کو مشورہ دینا ضروری خیال کیا تھا۔ اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں، مجھے سمت کا اندازہ ہے، وہ قدرے خفگی سے بولی تھی۔ تہمینہ بھی اپنی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی۔ فری آگے مت جانا، پانی گہرا ہے، شورش ہے پانی میں، یہ حیدر تھا، اس کے لہجے میں چھلکتی ہوئی فکر مندی کو جہاں فیروزہ نے مسرت بھرے انداز میں محسوس کیا تھا، وہیں تہمینہ نے اس کے منہ سے فری لفظ سنا اور اس کے لہجے میں گھلی فکر مندی کو بہت عجیب سی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اتنی کم عقل بھی نہیں تھی، وہ بھی اسی پانی میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر حیدر کی فکر صرف فیروزہ کے لیے تھی۔ گھر میں ہونے والی چہمگوئیاں اسے ڈھکی چھپی نہ تھیں، اکثر بڑوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں بھی حیدر اور فیروزہ کا ذکر ملتا تھا، مگر تہمینہ، حیدر کی بہن، نے گھر پر راج کیا تھا، اسے کسی اور کی حکومت کسی طور منظور نہ تھی، اور اسے تو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی جگہ لے لے، چاہے بھابھی ہی ہو، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ حیدر کی زندگی میں فیروزہ کا مقام خاصا بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اب اس کی اس قدر فکر مندی پر تہمینہ کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بھائی اپنی من پسند لڑکی لائے۔ ہاں، ابھی سے دم چھلے بن گئے ہیں، اگر شادی ہو گئی تو نہ جانے کس طرح سر پر چڑھ کر کھڑی ہوگی یہ فیروزہ۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ فیروزہ نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی، وہ اس ماحول اور اس وقت پانی کے گہرے احساس کو اپنے اندر اتارنا چاہتی تھی۔ بند آنکھوں میں اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے من چاہے جیون ساتھی حیدر کا ہاتھ ہے، اور وہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی سوچ میں نہ جانے کب کیسے وہ سمت بدل کر تیز پانیوں کے بہاؤ میں چلی گئی، اور وہ لمحہ بھر کی بات تھی کہ تیز لہر نے اسے اپنے قدموں سے ہلا کر اندر پانی میں دھکیل دیا۔ ریت قدموں کے نیچے سے نکل گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنی آنکھیں اس خوبصورت خواب کے حصار سے کھولی تھی، اور وہ گھبرا اٹھی۔ گھر کے بزرگ دور ایک جانب ریتلی جگہ پر کپڑا بچھائے باتوں میں محو تھے، جبکہ زیبا، تہمینہ اور زاہد آئس کریم کھا رہے تھے، اور وہ اتنا ہی دیکھ پائی تھی کہ اس کا وجود غوطہ زن ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اس پانی سے باہر نکلنے کی لاحاصل کوشش کی تھی۔ دوسری مرتبہ جب اس نے اپنا سر پانی سے بلندی پر پایا تو اس نے جاتی ہوئی سانسوں کے ساتھ گیلی آنکھوں سے دور سے اپنی جانب حیدر کو بھاگتے قدموں سے آتے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ اسے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ لگا تھا، جب وہ موت و زیست کی کشمکش میں ایک پل میں آر یا پار اترنے والی تھی۔ مگر اس وقت شاید اسے مرنے کا بھی دکھ نہیں رہا تھا کہ اس کے سامنے حیدر کا وجود، اس کی نگاہوں میں بڑھتی وحشت، اس تک پہنچنے کی جلدی، سبھی تو گڈمڈ ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے محبت میں شدت کا اظہار لفظی طور پر شاید کبھی نہیں کر پاتا، مگر اس لمحے نے فیروزہ کو سب کچھ باور کروا دیا تھا۔ پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے سب کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا، سب اس کے لیے دعا گو اور متفکر دکھائی دے رہے تھے، اور سب سے زیادہ قریب اس کا ہاتھ جن مضبوط ہاتھوں میں تھا وہ حیدر کے ہاتھ تھے، اور وہ ان ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو پا کر جیسے فوری طور پر حرکت میں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے بجائے اس وقت گہرے اطمینان کے سائے تھے۔ وہ ایک دم اپنے ہاتھ چھڑا کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔
कहा था ना कि तुम उस तरफ जा रही हो तो अपना ख्याल रखना। इतना भी क्या दीवानापन कि पानी की लहरों में तुम मज़े लेने चली गई। वो तेज़ लहजे में उसे डांट रहा था। बाज़ औक़ात कुछ प्यारों की डांट में भी इतना प्यार छुपा होता है कि जी चाहता है कि वो इसी तरह डांटते चले जाएं और हम उस प्यार भरी सर्जिश से लुत्फ़अंदोज़ होते चले जाएं। यही सूरत हाल इस वक्त फ़ेरोज़ा की भी थी। वो सर झुकाए, धीमी मुस्कान लबों पर सजाए, हैदर की मुतफक्किर निगाहों और तंज में डूबे लफ्ज़ों को दिल में उतारती इश्क के समंदर में गोताज़न थी। मेरी पेशानी पे दमकता हुआ सितारा तुम हो, तूफ़ान की तुंदो तेज़ लहरों का किनारा तुम हो। मैं सिर्फ उमंगों में नहीं लेती नाम तेरा, जिसे दुख भरी रात में है पुकारा तुम हो। सबने ही हैदर की इस इल्तिफ़ात को महसूस कर लिया था और कुछ दिनों बाद दोनों की निस्बत भी तय हो गई। मगर इस सब में सिर्फ और सिर्फ तहमीना ही वाहिद हस्ती थी जो सख्त नाखुश थी, और इसका इजहार भी उसने वाशगाफ लफ्ज़ों में किया था। क्या हैदर भाई को लड़कियों की कमी है जो इस फ़ेरोज़ा को उनके माथे पर जड़ दिया? वो अपनी माँ के दूबदू मौजूद थी। देखो बेटा, वो एक समझदार लड़का है। अपने अंदर चलती हुई इस कश्मकश को उसने बर वक्त समझ लिया है। फिर फ़ेरोज़ा में क्या कमी है? अपनी है, सुघड़ है, मिलनसार है। फिर सबसे बढ़कर ये कि वो हैदर की चाहत है। और तुम भी अपने भाइयों की खुशी में राज़ी रहना सीखो तो ये मान बरकरार रहेगा। माँ की बात पर उसने बेचैनी से पहलू बदला था। मेरी तो किसी को फ़िक्र ही नहीं है, सबको अब उस फ़ेरोज़ा की ही फ़िक्र है। उसने नाराज़गी का इजहार किया था। अरे पगली, किसको तेरी फ़िक्र नहीं है? सभी तो तेरी एक मुस्कान के लिए न जाने क्या कुछ करने के दर पे हो जाते हैं। और फिर अभी हैदर की नहीं, पहले हामिद की शादी होगी, उसके बाद ही हैदर का नंबर है। और अभी तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी सारे मामला तय हो रहे हैं। हाँ, हामिद से याद आया, कल तुम मेरे साथ चलना। हामिद के लिए एक बहुत अच्छी लड़की का बताया है बुआ जी ने। और फिर तुम्हारे लिए भी तो अच्छा सा बर तलाशना पड़ेगा। अरे अरे, मैं बीच में कहाँ से आ गई? मुझे तो आप माफ़ ही करें, आप तो बहुएँ लाएं। वो सख्त बरा फरोख्ता हो गई थी। क्यों? क्या सारी उम्र हम तुम्हें अपने सर पर बिठाए रखेंगे? ये तो दुनिया की रीत है। बेटियां जितनी भी प्यारी हों, वो जितना भी दिल को शादाब रखें, एक दिन अपना घर सूना करके नए आंगन को महकाने चली ही जाती हैं। यही ज़माने का चलन है। और फिर अभी कौन सा तुम्हारी शादी कर रहे हैं? अभी तो बातचीत शुरू हो रही है। देखो, सब कुछ सोच समझ कर और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही होगा। अम्मा की बात में वजन था, सो वो उस वक्त तो चुप हो गई। मगर अब वो अम्मा को बताती भी तो क्या कि उसे तो मामूज़ात जाहिद पसंद है। और जाहिद है कि उसकी बेअतनाई से अंदर ही अंदर घायल किए दे रही थी। वो जाहिद के आसपास तितली की तरह मंडलाती रहती, मगर जाहिद अनजान सा बैठा रहता। और उस दिन तो हद हो गई जब उसने उसे तहमीना बहन कहकर पुकारा था। उसका तो जी चाह रहा था कि सर ही फोड़ ले। फिर अगले ही दिन रिश्ता ढूंढ मुहिम जारी हो गई थी। वो और अम्मा हामिद के लिए रिश्ते के लिए चाहती थी। अम्मा ने एक आध घराने में एक दो लड़कों को तहमीना के लिए भी पसंद किया था, मगर वो तो साफ इनकार कर गई। मुझे नहीं, अभी सिर्फ भाई पर फोकस करें। और इस वजह से उसका रिश्ता अल्तवा का शिकार होता चला गया। फिर बुआ के बताए एक घराने में बात बनती नजर आ गई। रिहाना की जर्ब जुबानी ने खुद तहमीना को अपने दाम में उलझा लिया था। तहमीना को भी ये लड़की अच्छी लगी, जो जान गई थी कि घर में सबको मुट्ठी में लेना है तो तहमीना को राज़ी कर लो। सो उसने तहमीना को अपने दाम में फांस लिया था। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बेहद प्यारी लगी हमें। रिहाना की वालदा भी तहमीना की तारीफ़ें करते न थक रही थी। तहमीना, तुम्हारा अंदाज़े तखातुब किस कदर खूबसूरत है। रिहाना उसकी वाह वाह कर रही थी। इसका नतीजा खातिर ख्वाह ही निकला था। घर जाते ही उसने रिहाना के साथ भाभी का दुम छल्ला साबका के तौर पर जड़ दिया था। तस्वीर भाई हामिद को दिखाई गई। हामिद सिर्फ काम काज पर तवज्जो देने वाला शख्स था। उसने एक सरसरी सी निगाह तस्वीर पर डाली थी। अम्मा जैसे मुनासिब समझें। फिर मेरी बहन ने अगर इस रिश्ते को पसंद कर लिया है तो फिर मेरी तरफ से भी इकरार ही समझें। और फिर रिहाना उसकी भाभी बनकर आ गई थी। रिहाना हर वक्त तहमीना को अपने साथ साथ लगाए रखती थी। और फिर तहमीना के दिल का राज भी रिहाना ने जान लिया। तुम्हें जाहिद बहुत अच्छा लगता है ना? एक दिन रिहाना ने उसे जाहिद को ताड़ते हुए देखकर पूछ ही लिया था, और वह बजाय शर्मिंदा या नादिम होने के एकदम खिल उठी थी। चलो शुक्र है किसी को तो मेरे जज्बात की खबर हुई, मगर ये जाहिद तो जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। उस पर तो मेरा सजना संवरना, मेरा बार बार उसकी तरफ माइल होना, उसको कुछ भी तो नहीं समझा पा रही हूँ मैं। वो खासी दिल शिकस्ता बैठी थी। अरे इसमें ऐसा क्या मुश्किल है? तुम हर लिहाज से खूबसूरत और पसंद किए जाने के काबिल लड़की हो। तुम कहो तो मेरे पास एक आइडिया है। रिहाना के कहने की देर थी, वो तो मनोआन अमल करने को तैयार थी। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, इसी सोच के मस्दाक को उसको अपना लेने की तमन्नाई थी। फिर वो गैर महसूस तरीके से रिहाना के इशारों पर चलने लगी। वो जैसा कहती थी वो मनोआन उस पर अमल करती थी। जाहिद को सोचे समझे मंसूबे के तहत बुलाया गया था और जाहिद को रिहाना भाभी ने माँ लवाजमात की चाय पेश की थी, और वो अभी उनके बुलावे की असल बात और मकसद तक नहीं पहुँच पाया था। जब वो चाय की प्याली थामे उसकी चुस्कियाँ भर रहा था कि तहमीना उसको सजी सवरी मुस्कुराती ड्राइंग रूम में दाखिल होती दिखाई दी।
وہ نہ جانے کیوں اس لڑکی سے بہت خار کھاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی نہ سمجھ تھا کہ مد مقابل اور صنف نازک کے جذبات سے نابلد تھا۔ اسے سب سمجھ آتی تھی، مگر اسے تہمینہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس نے اکثر دیکھا تھا کہ اس کا انداز بہت ہی شوخ اور متکبرانہ ہوا کرتا تھا اور ہر بات میں کو لے کر چلنے والی تھی۔ اور ویسے بھی اس کے دل کو تو بہت عرصے سے اپنی کزن زیبا بھا گئی تھی، من موہنی سی صورت والی زیبا جو اس کی مہویت کو بھی بھانپ نہ پائی تھی۔ زیبا کی زبان زاہد بھائی کہتے تھکتی نہ تھی، مگر وہ نہ سمجھ سی لڑکی اس کے دل کی مسند پر براجمان تھی۔ اس کو دل کے بے حد قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ اب یہاں آمد کا اصل مدعا جیسے کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ریحانہ بھابی نے ایک بار باہر ہی دروازے سے جھانک کر پراسرار مسکراہٹ سے اندر دیکھا تھا۔ وہ ایک دم ہی سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے آپ یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر مضبوط لہجے میں بولا تھا، جبکہ اندر سے بے حد مضطرب سا تھا، کیونکہ تہمینہ اپنے نین کٹورے اس پر برساتی ہوئی اس کو دل آویز مسکان سے دیکھ رہی تھی۔ بہت دن ہوئے آپ آئے ہی نہیں، بہت انتظار تھا اس دل کو، ایک ہی شہر میں ہو کر اتنے فاصلے، وہ نیپے تلے انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانک رہی تھی۔ جی مصروفیات ہیں بہت، کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے گلا کھنگار کر سوال کیا تھا، اور اس نے اطراف سے ہی نہیں بلکہ باہر کی طرف بھی نگاہوں کو مرتکز کیا تھا۔ کیا گھر والے نہیں ہیں؟ اس نے کشمکش کے بعد دل میں آیا سوال کر بھی ڈالا تھا۔ دیکھیے زاہد، گھر والے ہوتے تو میں کھل کر اپنے دل کی بات آپ سے یوں نہ کر پاتی، وہ تو میں بھابی کی احسان مند ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ موقع ملا۔ وہ مسکرا کر نہ جانے کیا کچھ کہنے کی تمنائی تھی، اور خود زاہد اس افتادِ ناگہانی پر عجیب سی صورت لیے بیٹھا تھا۔ جس گھڑی سے وہ ڈرتا تھا اور بھاگتا تھا، آج اس کے سر پر آن پڑی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی اس کے محسوسات سے نابلد خود اپنی ہی تصوراتی دنیا کو لے کر سپنوں کا تاج محل بنائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر کسی ایک نتیجے پر جا پہنچا تھا۔ اس نے چائے کی آدھی پیالی ٹیبل پر دھری اور اچانک ہی فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہو کر بولا تھا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، میں اب چلتا ہوں۔ اس نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہی تھا کہ تہمینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نہیں جا سکتے اس طرح، میں نے ابھی تو وہ سب کہا ہی نہیں جس کو کہنے کے لیے دل برسوں سے بے قرار ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سنبھل جاؤ لڑکی، یہ سب درست نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، وہ نہایت الجھن اور شکستگی سے بولا تھا۔ اچانک ہی تہمینہ میں وحشت سی بھر آئی۔ اس نے پوری مضبوطی سے زاہد کا ہاتھ تھام لیا اور قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ زاہد، میں آپ کو چاہتی ہوں بہت عرصے سے، اب آپ کے بنا جینا میرے لیے سہانے روح ہے، مجھے اپنا لیں۔ اس کے قدموں میں بیٹھی ہر لحاظ مروت شرم کا بالائے طاق رکھے اس سے محبت کی بھیک مانگتے ہوئے زاہد کو وہ بہت سستی لڑکی لگی تھی، بہت ہی ہلکی لڑکی جس کو کوئی بھی ٹھوکر مار کر راہ سے ہٹا دے، مگر اس میں ابھی اتنی جرأت نہ تھی اور نہ ہی اتنا حوصلہ تھا۔ دیکھو تہمینہ، یہ رستہ غلط ہے، وقت پر جو جس کے مقدر میں لکھا ہوگا اسے وہ مل جائے گا، یوں اپنے آپ کو عرضہ نہ کرو، وہ بلند اور مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ تہمینہ وحشت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اچانک ہی اس کے کالر کو تھام لیا۔ تبھی زاہد نے پورے زور سے اس کو دھتکارتے ہوئے دھکا دیا تھا اور وہ لہرا کر سامنے صوفے سے جا ٹکرائی۔ اس منظر کو اچانک اندر داخل ہوتے حیدر نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ میری بہن کو دھکا دو؟ سوچ سمجھ کر بولنا حیدر، بولنے سے پہلے ذرا اپنی اس بہن کے کرتوت بھی جان لو، وہ تلخی سے بولا تھا۔ کیا کہا؟ میں گدی سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا بدذات۔ اس کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا تھا۔ رشتوں میں اچانک دراڑ سی آ گئی تھی۔ تبھی ریحانہ مکاری سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے ایک تو چوری اس پر سینہ سوری، خود ہی کہا تھا تم نے کہ تہمینہ سے ملنے کو بے قرار ہو، میں نے تو سچی محبت جان کر سوچا ملاقات کروا دوں، کیا معلوم تھا کہ تم اس کے نازک دل کو اس طرح ٹھیس پہنچاؤ گے۔ مرد ہو تو اب حیدر کے سامنے آتے ہی مکرو تو مت۔ زاہد کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، اشتعال سے اس کا برا حال تھا، زبان گنگ تھی۔ اسے ریحانہ بھابی کی اس مکارانہ صفت سے ہرگز آگاہی نہ تھی، ہوتی تو کبھی یہاں قدم بھی نہ رکھتا۔ یہاں سے دفان ہو جاؤ، حیدر نے اسے دھکے دے کر بے عزت کر کے نکالا، اور اس سب میں کٹ پتلی کا کردار ادا کرنے والی تہمینہ تھی، اور تہمینہ کو اس ذلت اور کرب سے نکالنے کا مصمم ارادہ باندھنے والی اس کی بھابی نے اپنے ہی بھائی بہروز کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، اور یوں وہ بیاہ کر بہروز کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ ریحانہ کی اس حرکت سے سسرال میں اس کی قدر و منزلت اور مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ ان کی نازوں پلی بیٹی اب ریحانہ کے گھر میں رونق افروز تھی، اور یوں رشتوں میں بھی ایک خاص دھیان اور احساس آ گیا تھا۔ ریحانہ کو کچھ کہنے سے پہلے اماں اور اہل خانہ ہزار بار سوچتے تھے۔ ریحانہ کو کچھ کہنا اپنی ہی بیٹی کی زندگی میں ناآسودگی کے بیج بونا تھا، اسی لیے تو ریحانہ ہر شے کو اپنی مٹھی میں کرتی چلی گئی۔ فیروزہ کو یہاں بیاہ کر لانے کے حق میں وہ ہرگز نہیں تھی، حتیٰ کہ اس نے یہ کہلانے کے لیے بھی ہر مرتبہ کی طرح اپنی نند اور اکلوتی بھاوج کا استعمال کیا تھا۔ اماں میں تو کہتی ہوں کہ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لیں، تہمینہ نے کہا تو اماں کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ تم نے جو کیا اس کے بعد تم یہ سب کہنے کا حق کھو چکی ہو،
तुम्हारी जल्दबाजी ने हमें ये दिन दिखाया कि आज उस मामूली सी मुलाजमत करने वाले बहरोज की ज़िंदगी में शामिल हो। कुछ अकल और सब्र से काम लिया होता तो किसी ऊंचे और ख़ानदानी लोगों में तुम्हारा रिश्ता करते। एक ऐसा लड़का जो दिल से तुम्हें चाहता, तुमने अपनी चाह में सब कुछ गंवा दिया, अपना वो हक भी जो एक मैका अपनी बेटी को देता है। सो तुम अब इन मामलात में ना ही बोला करो। ऐसा ना हो कि बुझी हुई चिंगारी को हवा मिले और दोबारा भड़क उठे। बड़ी मुश्किल से हैदर और हामिद ने तुम्हारी इस खता को माफ़ किया है। अम्मा की बात पर वो बेयकीनी से अम्मा को देख रही थी। मगर अम्मा, मैंने क्या किया है? वो लरजते वजूद को संभालते बोली थी। तुम क्या समझती हो कि रिहाना ने तुम पर एहसान किया है? अरे अहमक लड़की, उसने चाल चली। इधर जाहिद को बुलवा कर तुमसे मिलवा दिया, उधर तुम्हारे भाइयों को कहा कि आकर देखें कि क्या हो रहा है। जो तुमने कहा मैंने तो मान लिया, मगर तुम्हारे भाई तुम पर यकीन नहीं करते हैं। उनका तो कहना है कि न जाने जाहिद ने तुमको कितनी बार बुलाकर इजहार किया, आज जब तुम्हारे भाई आ गए इसलिए अनजान बन गया। अम्मा की बात पर उसका जी चाहा बयान करे, खुलकर रोए, मगर उसके तो आंसू ही खुश्क हो चुके थे। सारी नफरतें और सारी अजियतें अब सिर्फ रिहाना से मुंसलिक हो गई थी। उसे उस औरत से डर भी लगता था। वो उससे नफरत करती थी जो आज भी उसकी आमद पर उसके वारिस सदके जाती थी, मगर वो तो बरसों पहले उसकी पुश्त में खंजर घोंप चुकी थी। उसका बारहा दिल चाहता था कि रिहाना से चीख चीख कर पूछे कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसने क्या बिगाड़ा था रिहाना का। मगर उसे उस मुतासबाना और जहरीली औरत से खौफ आता था। वो इतनी आलूदा थी कि आलूदगी फैलाने में लम्हा ना लगाती थी। वो इन रिश्तों को निभाने पर मजबूर थी। यूं फ़ेरोज़ा भी हैदर की ज़िंदगी में आ गई थी और उनकी ज़िंदगी संवर गई थी, मगर उसमें जहर घोलने वाली रिहाना हर दूसरे दिन कोई ना कोई गलतफहमी का बीज बोकर उन दोनों के बीच नफरत डाल देती। वो बज़ाहिर मोहब्बत भरी लगावट से बात करती, मगर दर पर्दा वो फ़ेरोज़ा के लिए नफरत पाल रही थी जो तनावर दरख्त बन चुका था। वो लामतनाही सोचों में घिरी बैठी थी। उसे ना जाने कितना वक्त हो चुका था एक ही अंदाज से बैठे, जब उसे अपने कंधे पर हैदर का लम्स महसूस हुआ था। देखो फ़ेरोज़ा, तुम तो जानती हो मुझे कितना गुस्सा आता है और गुस्से में मैं बुरे भले का इम्तियाज़ खो देता हूँ। वो कुछ नादिम सा था। लेकिन हैदर, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मेरा क्या कसूर है इस सब में? वो बददिली से बोली थी। उसकी आंखों के किनारे नम हो गए थे। उसकी भीगी आंखों को देखकर मलाल ने हैदर के दिल में पूरी शिद्दत से सर उठाया था। मैंने कहा ना गुस्से में था, मगर एक बात मैं पूरे ठंडे दिल से कह रहा हूँ और पूरे होशो हवास में। वो ठहरे और मजबूत लहजे में बोल रहा था। तुम हरगिज़ इस शादी में शरीक नहीं होगी और मेरी तरफ से भी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलने दूंगा। मेरी बहन को उसके जज्बों को धुतकार कर वो शख्स अपना घर बसाने चल पड़ा है। मैं उस शख्स और उससे वाबस्ता किसी भी शख्स से कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहता। तुम ये बात बता देना अपने वालिदैन को। और हाँ, इस पर हम अब दोबारा बात नहीं करेंगे, ओके? वो कितना पराया लग रहा था, यूं जैसे पल भर में ही सदियों की मुसाफत लिए उससे दूर खड़ा हो गया था। वो नमदीदा सी थी। कहती भी तो क्या कि उसके तमाम लफ्ज़ों पर तो हैदर ने चुप की मोहर लगा दी थी। वो फिर वाकई मुकम्मल चुप अपना गई थी। घर के सारे काम करती, उसके काम करती, मगर चुप रहती। हत्ता कि उसने हैदर से बोलना ही तर्क कर दिया था। कोई बहुत ज़रूरी बात होती तो हूँ हाँ में जवाब दे देती। तेरा लहजा, तेरी बातें, तेरा अंदाज़ बेगाना, यही एक सोच हावी है, हर एक सोच पे हमदम। मैं नाराज़ हूँ तुमसे या नाराज़ हूँ खुद से। घर में अजीब सी कशीदगी की फ़िज़ा थी। अम्मा ने सबसे पहले उसकी जामिद चुप को महसूस किया और एक दिन उन्होंने हैदर को सामने बिठा ही लिया। क्या बात है बेटा, मैं बहुत दिनों से घर की फ़िज़ा में अजीब सी खामोशी घुली देख रही हूँ। क्या तुम्हारा फ़ेरोज़ा से कोई झगड़ा हुआ है? अगरचे जब से वो बच्ची इस घर में आई है उसने अपने नातवा कंधों पर इस पूरे घर का बोझ उठाया हुआ है। सारे रिश्तों को निभा रही है, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम उसकी तरफ से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ बने बैठे हो। अम्मा ने तो सवालात की बौछार ही कर दी थी। वो बौखला सा गया। उसे अंदाज़ा होने लगा था कि घर में सभी फ़ेरोज़ा की वकालत करने वाले हैं। उसने मुख्तसर से अरसे में अपने खलूस और मोहब्बत की चाशनी से सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। वो कुछ देर सोच में गुम रहा कि क्या उसके अपने दिल में भी उसकी जगह है। उसे लगा कि दिल हमक हमक कर कहने लगा है कि उसका तो मस्कन ही फ़ेरोज़ा का चेहरा है। अच्छा, वाकई ऐसा ही है तो जाकर देखो उसका चेहरा जो जर्दी मायल हो रहा है। आज तो चकरा कर बेहोश हो गई थी। खाने का होश न पीने का। 2 दिन से बुखार में फुनक रही है। अम्मा को भी सख्त ताव आ गया था। फ़ेरोज़ा की तबीयत खराबी का सुनकर उसका तो अपना दिल ही बैठ गया था। उस वक्त तो उड़नछू होकर जल्द अज जल्द फ़ेरोज़ा के पास पहुंचना चाहता था। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, फ़ेरोज़ा बहुत अच्छी लड़की है, नेक दिल, नेक सीरत। जिस बात को तुमने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है ना, उसकी वजह भी बेतुकी है। क्या तुम जानते हो कि असल कसूरवार जाहिद नहीं, हमारी अपनी बेटी ही है? हैदर को ना जाने क्यों बेहद इश्तियाल सा आ गया था। वो जाहिद का नाम तक सुनने का रवादार नहीं था, मगर इस वक्त तो अम्मा उसे सामने बिठाकर उसका दिल साफ करने के दर पे थी। अम्मा, ये सब आपको फ़ेरोज़ा ने कहा है ना? उसका गुस्सा दोबारा फ़ेरोज़ा के लिए बहाल हो चुका था। वही तैश, वही बिगड़े तेवर, वही गलत फहमी। अहमक हो तुम, निरे अहमक।
पुत्तू, मेरी औलाद सारी की सारी ही बेअकल है, किसी के हाथ में भी कठपुतली बन जाती है। वो लड़की जो लबों पर कुफर लगाए फिर रही है, क्या तुम्हारे ख्याल में उसने मुझे ये सब बताया होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब किया धरा तुम्हारी भाभी का है, जो हर वक्त तुम्हारे घरेलू मामलात की टोह में लगी रहती है। क्या तुम ये मान सकते हो कि उसने ही मुझे सारी बात बताई है, अलिफ से ये तक? अब की हैरत में गोताजन होने की बारी खुद हैदर की थी। वो हर वक्त तुम्हारे कमरे से कान लगाए किसी ऐसी ही बात की खोज में हलकान होती रहती है। वो तो खुदा का शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें फ़िरोज़ा जैसी बीवी दी है, जो हर वक्त तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले रखती है। अम्मा का लगता था दिल मुकम्मल फ़िरोज़ा की जानिब हो चुका था। वो उन्हें सुन रहा था। उस तारीख दिन भी रिहाना ने ऐसी बिसात बिछाई कि सब उसके धोखे में आ गए। मैं और तुम्हारे बाबा वट्टे सट्टे की शादी के खिलाफ हैं, लेकिन उन लोगों का इसरार था कि वो तहमीना को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। जब उनका जोर इस तरह नहीं चल सका तो रिहाना ने ये शतरंज की बाजी खेली कि एक दिन जाहिद को घर बुला लिया। और जाहिद तो उसकी उस बदनीयत से नावाकिफ था। उसे तो यही लगा कि कोई अहम काम या किसी मसले पर बात करने के लिए रिहाना ने बुलाया है, मगर रिहाना ने तो तय कर लिया था कि वो इस तरह मोहरे चलाएगी कि तहमीना उसके भाई से शादी करने के सिवा कोई चारा ना रहे। वो एक लम्हे को रुकी। अब तुम मुझे एक सवाल का जवाब देना, साफ और सीधा। उस दिन तुम अचानक ऑफिस से घर कैसे आ गए थे? अम्मा के सवाल पर हैदर खुद भी हक्का बक्का रह गया था। उसने अपने जहन के घोड़े दौड़ाए थे और उसे याद आ गया था कि उस दिन उसे रिहाना भाभी ने फ़ोन करके कहा था कि जल्दी घर आ जाए, तहमीना की तबीयत ख़राब हो रही है। और जब वो घर लौटा था तो उसने जिस मंजर को अपनी आंखों से देखा, उसके बाद तो उसका दिल जैसे मर जाने को चाहा था कि ज़मीन फटे और वो खुद उसमें समा जाए। और बेटा, अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है तो फिर तुम इस बात की गहराई में जाकर मामले की नज़ाकत को समझो। अचानक ही जाहिद का घर में दाखिला बंद, तहमीना की हालत अबतर हालत में सुधार के लिए रिहाना की तजवीज़, ख़ानदान भर में न जाने कैसे हमारी बच्ची की थू थू, और अब इसके सिवा चारा ही क्या था कि उस रिश्ते पर हाँ कर देते। क्यों रिहाना का पलड़ा भारी हो गया, एहसान का एहसान भी हो गया। सबकी नज़र में जाहिद की मिट्टी पलीद। अम्मा की बात पर वो सर झुकाए सुनता रहा। एक एक करके सारी गिरहें खुलती चली गई थी। दिल में जो वसवसे और खदशात थे, उनकी हकीकत अब उस पर रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी थी। उसने एक नज़र अम्मा के चेहरे पर डाली, जहाँ एक सुकून भरी मुस्कान ऊद कर आई थी, जबकि उसे लग रहा था कि वो अपना ज़ब्त खो देगा। बेटा, होता तो वही है जो मुकद्दर में रकम था, मगर इंसान के करतूत और अमल भी तो सामने आने होते हैं, और अब जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल नीयत का है। अगर रिहाना ये सब नेक नियति से करती तो उसकी हैसियत और मुकाम ही बदल जाता। अब हमने उसकी मुंह जोरी पर कहना छोड़ दिया कि हमारी अपनी बच्ची दूसरे घर का अजाब ना सहे। वो फंस चुकी है, मगर कहीं ना कहीं गलती उसमें तहमीना की भी है। उसने अपने जज्बात पर काबू नहीं रखा, जब्त का दामन हाथ से छोड़ दिया, और नतीजा सामने है। अम्मा की बात सुनकर वो वाकई गहरी सोच में गलता था। अम्मा, मुझे आपकी सारी बात अब समझ में आ गई है, उसने नादिम से अंदाज में कहा। बेटा जी, अगर बात समझ में आ गई है तो इस बात को भी समझो कि जाहिद और ज़ेबा का साथ कुदरत ने पहले से बना रखा था। और फिर ये तो बताओ, इस सारे किस्से में उस बच्ची का क्या दोष है? अगर मेरे पोते को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अम्मा की बात पर जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लगा था, और वो अपनी जगह से उछलकर जैसे दोबारा बैठ गया था। अम्मा, क्या ये सच है? वो हैरत से पूछ रहा था। लो, क्या तुम्हें इल्म ही नहीं? अब की हैरत से अम्मा का मुंह खुल गया। वो खजालत से अपना ही सर खुजा गया था। वो बस अम्मा, महीना भर से तो बातचीत ही तर्क है, वो कुछ नदामत से बोला था। तुम जानते हो, डॉक्टर ने उसे सख्ती से किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव से मना किया है। उस बीवी की भला क्या हालत होगी जिसका शोहर उसे इस खुशी की घड़ी में ही तन्हा कर दे। अम्मा की बात पर उसे वाकई खासा अफसोस होने लगा था। निदामत ने आन घेरा, वो सर झुका कर रह गया। फिर वहाँ से उठकर सीधा अपने कमरे में आया था। फ़िरोज़ा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी खाली और ज़हनी की कैफियत में अपने बाल संवारने में महव थी। गीले बालों में ब्रश फेरते फेरते अचानक ही आईने में उसकी निगाह पीछे खड़े हैदर पर पड़ी तो उसका हाथ रुक सा गया। चेहरे के खदोखाल में दुख, नाराज़गी और गुस्सा छलक रहा था। उसने चुपचाप ही ब्रश टेबल पर रख दिया और एकदम उठकर वहाँ से जाना चाहा, जब हैदर ने उसे कंधों से पकड़कर थाम लिया और हल्के से दबाव से सामने सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके एहन सामने फ्लोर कुशन पर बैठ गया। वो एकदम हड़बड़ा उठी थी। दिल से हैदर से मोहब्बत करने वाली, उसे दिल की मुसंद पर मुतमक्कन करने वाली कहाँ इस वक्त उसको इस तरह कदमों में देख सकती थी। फ़िरोज़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती पर था। वो हैरत के समंदर में गोताजन थी। और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी तुम्हारी बहन की शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। फिर हमने कुछ अपने मुन्ने के लिए भी तो लेना होगा ना। वो बशाशत भरे लहजे में बोला था। अच्छा, तो ये ख्याल भी आपको इसी वजह से आ गया है, इसलिए कि मेरा तो कोई मुकाम ही नहीं? उसकी आवाज़ रूंध सी गई। अचानक हैदर ने उसके मरमरी दूधिया हाथों को अपने लबों से छुआ था। तुम पगली हो, मेरी मोहब्बत की शिद्दत से क्या वाकिफ़ नहीं हो? वालेहाना निगाहों से उसे देखते हुए बोला था। पहले तुम और बाद में हमारा बेटा।
یہ کیا بیٹے بیٹے کی رٹ لگا رکھی ہے، اور اگر بیٹی ہو گئی تو؟ وہ کسی طور ماننے پر آمادہ نہ تھی، یہی تو وقت تھا اپنا غصہ نکالنے کا، کچھ نخرہ دکھانے کا، سو وہ ڈٹ گئی تھی۔ لو، مجھے تو معلوم ہے پہلے سے ہی، اور میں نے تو اس کا نام بھی سوچ رکھا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس بار وہ چپ ہو کر بس اسے دیکھی گئی۔ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کا نام بختاور حیدر ہوگا، وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا، پھر دوبارہ کہنے لگا تھا، وہ بچہ بخت آور ہی ہوگا۔ دونوں کے لبوں سے بیک وقت انشاءاللہ نکلا تھا، اور دونوں اس بے ساختگی پر دھیمے سے ہنس دیے تھے۔ فصیل محبت نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ختم شد جی تو ڈیئر لسنرز، یہ چھوٹی سی کہانی، انٹرسٹنگ سی کہانی جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، مجھے بھی اچھی لگی، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے سے میسیج جو ہے وہ اس چھوٹی سی کہانی میں موجود ہیں۔ آپ سب نے کون سا میسیج کو نوٹ کیا، یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔